नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एग्जाम सीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस पेपर 1। और ये मॉडल पेपर फर्स्ट है आपका, और क्वेश्चन जो आपके डिस्कस होंगे वो होंगे आपके 31 से लेकर 40 तक। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओशन वेव्स। तो लिखा हुआ है, ये किन की बात कर रहे हैं? जो महासागरीय क्या होती हैं आपकी वेव्स होती हैं उनकी बात कर रहा है। इट रेफर टू द सीजनल डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द डीप बॉटम ओशनिक वाटर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि डीप बॉटम में क्या होता है कि जो ओशनिक वेव्स होती हैं उनका जो क्या होता है, बोल सकता हूँ मैं, इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि विस्कोसिटी जो आपकी होती है, विस्कस फोर्स होता है एक हिसाब से, जैसे आपका मैटर्स होता है, सॉलिड्स होते हैं, या जो आपका क्या होता है स्थल में, या बोल सकते हैं सही बोल रहा हूँ कि आपका जो कौन से होते हैं आपके जो टेरेस्ट्रियल मैटर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका कौन सा लगता है? वो लगता है आपका फ्रैक्शन फोर्स लगता है ना। जैसे हम चल रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, पीछे की तरफ क्या लगता है, हम पीछे की तरफ धकेलते हैं एक हिसाब से ज़मीन को, और वो हम आगे की तरफ धकेलती है, तो बीच में फ्रैक्शन फोर्स लगता है। तो पानी के फ्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोला जाता है? आपका विस्कस फोर्स बोला जाता है। तो होता क्या है कि नीचे जाते जाते क्या होता है कि आपका जो डेंसिटी होती है, ये प्रेशर होता है, वो इंक्रीज होने लग जाता है वाटर सरफेस पे, और जो विस्कस फोर्स होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ओशनिक वेव करंट होता है वो सबसे कम देखने को मिलता है। दूसरी बात, नेक्स्ट लिखा, लार्जेस्ट वेव आर फाउंड एट द शोर लाइन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि जो आपका क्या है कि लार्जेस्ट वेव जो फाउंड होती है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो कहाँ पर होती है? शोर लाइन में होती है। शोर लाइन मतलब होता है जो कोस्टल बाउंड्रीज होती है कॉन्टिनेंट्स की, तो वहाँ पर नहीं होता। मैं बता दूँ, ये होता है आपका ओपन सी में, सबसे ज़्यादा होता है ओपन सी में, और फिर जाके उसकी पावर क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है शोर लाइन की तरफ आते आते। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके क्या गलत है, आंसर बन जाएगा नाइदर वन नॉर टू। आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो लिखा वेव आर एक्चुअली द एनर्जी। सिंपल सी बात है, हाँ वेव क्या होती है? आपकी एनर्जी है, नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सर्फेस। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन a small circle as a wave passes. Wind provide energy to the waves. Wind causes the wave to travel in the ocean and the energy is released on the shoreline. तो क्या कर जाती है आपकी? रिलीज होती है एनर्जी जब आप शोर लाइन की तरफ आते हो ओपन सी से। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट द स्टैग्नेंट डीप बॉटम। अब जो होता है आपका सरफेस वाटर जो होता है ना, वो बहुत ही कम, कभी कभार क्या करता है आपका स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर को क्या करता है? आपका इफेक्ट डालता है, मैंने बताया था जैसे। तो पहला तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। एज अ वेव अप्रोचेज द बीच, जैसे जैसे वो बीच की तरफ आता है, कोस्टल बाउंड्री की तरफ आता है, इट स्लोज डाउन, आपका धीमा पड़ने लग जाता है। दिस इज ड्यू टू द फ्रैक्शन अक्योरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लोर। ये जो फ्रैक्शन होता है विस्कस फोर्स होता है आपका। एंड व्हेन द, ये क्या होता है कि लेयर बाय लेयर होता है आपका, जैसे पानी है ना, तो ये लेयर बाय लेयर, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लेयर बाय लेयर आपका क्या होता है? विस्कस फोर्स जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। अच्छा, आगे लिखा, एंड व्हेन द डेथ, ये यार इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये वाली लाइन पूछी जा सकती है। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन हाफ, जब आपकी क्या होती है वाटर की जो डेप्थ है वो जब आपकी आधे से कम रह जाती है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो लिखा व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन द हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की जो वेवलेंथ के अगर आधी रह जाती आपकी क्या गहराई, तो वेव क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना, टूट जाती है। तो ये क्या होती है? सिंपल सी बात है कि जब डेप्थ होती है, जो डेप्थ है वो क्या रह जाती है? जब वेवलेंथ का कितना हो जाता है आपका? हाफ से कम हो जाती है, लेस देन हाफ। तो वाटर क्या कर देता है? वाटर जो वेव होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। बस इतना याद कर लेना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वेव ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। डेथ इज लेस देन लैम्डा बाई टू। अच्छा, नेक्स्ट लिखा द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशन। मैंने बताया था कि जो आपकी क्या होती हैं सबसे बड़ी वेव्स होती है, स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, वो ओपन ओशन में रहती है, ना कि आपका बोल सकते हैं शोर लाइन की तरफ होती है, कोस्टल बाउंड्रीज की तरफ होती है। वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द विंड। हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बस हो गया खत्म। ये आपकी कौन सी बोला? लेक जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर के पास में। अच्छा, द लेक हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अंडर द रामसर कॉन्वेंशन। रामसर कॉन्वेंशन जो आता है वो वेटलैंड्स के लिए आता है आपका, ठीक है ना। लोकल विलेजेस हार्वेस्ट टाइप ऑफ द ग्रास फ्रॉम द लेक एज अ रॉ मटेरियल फॉर यूज ऑफ द मैट मेकिंग कॉटेज इंडस्ट्री। वहाँ पे एक स्पेशल बोल सकते हैं एक अलग प्रकार की घास उगाई जाती है जो चटाई बनाने के जो आपका क्या है कुटीर उद्योग है उससे संबंधित है। तो ये सही है। और ये किसकी बात की जा रही है? कौन सी रामसर साइट है आपकी? तो ये उलर लेक, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर में आपकी। कोलेरू लेक की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपकी, ये भी आपकी बोल सकते हैं वेटलैंड साइट है रामसर कॉन्वेंशन के अंतर्गत। पुलिकट जो है वो आंध्र और जो आपका क्या है तमिलनाडु उसके बॉर्डर पे है।
और सोमोर लेक अभी आपकी चर्चा में रही है, ये आपकी कहाँ है, लद्दाख की तरफ है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखो लिखा, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। वुलर इज ऑल्सो विंटर होम एंड अ ब्रीडिंग ग्राउंड टू innumerable innumerable migratory birds. The lake is also one of the Kashmiri village important tourist attraction. It is for all these and the other various reasons that 1990 Uller was designated as the wetland of the international importance under the Ramsar Convention. तो 1990 में क्या हो गई थी आपकी वेटलैंड साइट बन गई थी, ठीक है ना। टोटल भारत में भी कितनी है, तो टोटल भारत में भी 42 है, ये आप याद कर लीजिए। As a large wetland, Uller constitute as an important ecosystem in the valley and the support a lot of the biodiversities. Besides being a rich repository of the macrophytic vegetation, the lake plays an important role of the local economy. It is an important fish habitat, the livelihood of the thousands of the fishermen and the other depends upon the lake as it contributes 60% of the टोटल फिश कैच इन द वैली। अब देख लीजिए कि आपका क्या होता है, यहाँ पे मत्स्य पालन भी होता है। 60% जो आपका क्या होता है, लोकल जो आपकी मछली का उत्पादन किया जाता है वो यहीं पर किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, लोकल विलेजेस आल्सो हार्वेस्ट अ टाइप ऑफ द ग्रास फ्रॉम द लेक एज रॉ मटेरियल फॉर द यूज ऑफ द मैट मेकिंग cottage industry beside procuring the water lily like plant for the animal fooders. They also harvest a major part of the valley water nut produce locally known as the गारे। गारे बोलते हैं सिंघाड़ा को, जो आपका लेक के किनारे में पाया जाता है। वेटलैंड साइड उसे बोला जाता है जब आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री जो होती है वो सी बाउंड्री से, या जो पानी होता है और जो लैंड होता है जहाँ पे ये मिक्स होता है ना, उसे वेटलैंड बोलते हैं। स्वैम्पी एरिया होता है जो आपका थोड़ा सा कैसा होता है, दलदली, उन्हें रखा जाता है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं, ये आपकी वुलर लेक कश्मीर में, और बात करेंगे कहाँ पर है, तो श्रीनगर के पास में आपको वुलर लेक देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर रामसर साइट्स की बात करें तो कुछ रामसर साइट हैं जो नई जुड़ी थी आपकी, कुछ वो इस मानचित्र पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो आपका ऑप्शन में था, एक तो कोलेर लेक थी, ये आप याद कर लीजिए, ये आपकी कहा आंध्र प्रदेश में, ये भी वेटलैंड साइट है, तो ये जरूर याद कर लीजिए। एक है सोमोरुरी लेक, ये आपका लद्दाख की तरफ है, यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये आप याद कर लीजिए। वुलर लेक देख लीजिए श्रीनगर के पास में आपका। अच्छा, रामसर कॉन्वेंशन की अगर बात करें तो रामसर कॉन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट स्पेशली एज द वाटर फ्लो हैबिटेट, तो साइंड हुआ था 2 Feb 1971 को। अब याद रखना कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है 2 Feb को। ये पूछा गया था पेपर में, 2 Feb 1971 को साइंड हुआ था, इसी दिन की याद में 2 Feb को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। लोकेशन जो थी रामसर, ईरान में इसकी स्थापना की गई थी। इफेक्टिव था 21 December 1975 को आपका ये इफेक्टिव हो गया था, और रेटिफिकेशन 7 स्टेट्स के थ्रू आई थी, और पार्टीज अभी टोटल 171 है, और डिपॉजिटरी जो है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनेस्को है। लैंग्वेज जो है यहाँ के ऑफिशियल वो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड द पर्शियन है। अच्छा, रामसर साइट से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे व्हाट आर द रामसर साइट, तो एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कॉन्वेंशन दैट एम्स टू कंजर्व इट, जिसको प्रोटेक्शन देना है, एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड द रामसर साइट। अच्छा, व्हाट इज द रामसर कॉन्वेंशन? रामसर कॉन्वेंशन इज नोन एज द कॉन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 बाय द यूनेस्को। किसने किया था आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, किसने एस्टैब्लिश किया था, यूनेस्को के थ्रू, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, और केम इनटू फोर्स इन द 1975। इज इंडिया द पार्ट ऑफ द रामसर कॉन्वेंशन? तो बस हाँ बिल्कुल है, भारत ने इसे आपका ज्वाइन किया था 1982 1 Feb को। अच्छा, हाउ मेनी साइट्स रामसर साइट्स आर इन इंडिया? तो अभी टोटल जो है वो 42 रामसर साइट्स हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो आपकी रामसर साइट है वो सुंदरबन है, याद रखना, लार्जेस्ट रामसर साइट है। अगर पहली की बात की जाएगी तो चिल्का लेक उड़ीसा की, ठीक है ना। क्योलाडियो नेशनल पार्क आपका राजस्थान का, तो ये आप याद कर लेना। विच इज इंडियन स्टेट हैज़, ये आपकी 1982 में ही हो गई थी शायद से, चिल्का लेक और क्योलाडियो नेशनल पार्क। अच्छा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट? तो ये उत्तर प्रदेश के पास है, लगभग 8 के आसपास। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया साइट? ये पूछा गया है पेपर में। रेणुका वेटलैंड साइट है आपका, रेणुका बैराज, ये हिमाचल प्रदेश में आपका। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक एक करके। तो अष्टामुडी वेटलैंड साइट है केरला में, ब्यास कंजर्वेशन साइट आपका पंजाब में, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क आप जानते हैं उड़ीसा में, जहाँ पे ऑलिव रेडी टर्टल्स आपका क्या करने आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। अच्छा, भोज वेटलैंड साइट आती है आपके मध्य प्रदेश में, चंद्रताल आता है हिमाचल प्रदेश में, चिल्का लेक आती है उड़ीसा में, दीपोर भील आता है असम में, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड साइट आती है वेस्ट बंगाल में, हरिके वेटलैंड साइट हरिके बैराज पंजाब, होकेरा वेटलैंड साइट जम्मू एंड कश्मीर, कंजली वेटलैंड साइट पंजाब, क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में, क्योलाडियो मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में,
कोलोर लेक, ये आप याद कर लेना, ये अभी आपका ऑप्शन में था आंध्र प्रदेश। लोकटक लेक आती है आपके मणिपुर में। और लोकटक लेक हो गई एक आपकी लोकटक लेक और एक केलोडी नेशनल पार्क, ये दोनों मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में आपका क्या है, अभी नामित है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या क्या होती हैं, आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो आपकी साइट होती है, जिनके अस्तित्व पे खतरा होता है, तो रामसर कॉन्वेंशन के थ्रू एक रिकॉर्ड बुक बना रखी है। उसमें क्या होता है कि ऐसी साइट्स को रख दिया जाता है जिन पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, अस्तित्व पे उनके खतरा है, और उनको बेहतर बनाने के काम किए जाते हैं। अभी बता दूंगा आपको। तो लोकटक लेक आपकी मणिपुर में, नालसरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में, नंदी मधमेदेश्वर महाराष्ट्र में, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी आपके उत्तर प्रदेश में, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, पोंग डैम लेक ये हिमाचल प्रदेश में, याद कर लेना पोंग डैम, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी आपकी, ये याद कर लीजिए, रोपर वाइल्ड साइट आपकी पंजाब में, रुद्रसागर लेक आपका त्रिपुरा में, समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, समसपुर बर्ड सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में, सांभर लेक आपका राजस्थान में, सैंडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, सरसाई नावर झील आपकी उत्तर प्रदेश में। आगे चलें तो आपका फिर आता है सस्तम कोटा लेक, ये आपका केरला में, सुरिनसार मानसर लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, शोमोरोरी लेक ये ऑप्शन में था, याद कर लीजिए लद्दाख में, अपर गंगा रिवर आता है उत्तर प्रदेश में, वेम्बनाड कोल वेटलैंड साइट केरला में, वुलर लेक इंपॉर्टेंट है जो अभी थी जम्मू एंड कश्मीर में, सुंदरवन वेटलैंड साइट सबसे बड़ी है आपकी वेस्ट बंगाल में, आसन बैराज उत्तराखंड में, अभी आपका जुड़ा है, आई थिंक 39 या 40 आपकी क्या थी, सॉरी 38 या 38 और 39 आपकी वेटलैंड साइट थी। कंवर लेक बिहार ये अभी जुड़ा है, याद रखना है, ये अभी जुड़े हैं आपके 38 39 40, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 38 39 40 41 40, हाँ बिल्कुल सही है, ये 38वां था उत्तराखंड आसन बैराज, ठीक है ना, ये देहरादून के पास में। कंवार लेक और काबल ताल जिसे बोला जाता है ये 39 थे बिहार में। लोनार लेक आपका मेटेओरिटिक लेक आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। सुर सरोवर की बात करें तो ये आपकी कौन सी है, 41 है। और अभी शोकर वेटलैंड साइट अभी जुड़ी है ये लद्दाख में, तो वहाँ से दो आ जाती हैं, सोमोरिरी आ जाती है और शोकर लेक आ जाती है, ये याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा बात करें मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की, तो मैंने बताया था एट प्रेजेंट दे आर द टू साइट्स, लोकटक लेक मणिपुर एंड द केलोडी नेशनल पार्क राजस्थान, ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है। जो पहली थी वो चिल्का लेक थी उड़ीसा की, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी इसके अंदर 1993 में, पर बेहतर परिणाम आए तो इसे क्या कर दिया था, वहाँ से निकाल दिया गया था बाहर। तो सोमोरोरी जो है ये आपका लेह के पास जो आपका रास्ता है, हेमिश नेशनल पार्क जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसी के पास में आपका है ये सोकर लेक है, जो अभी आपकी के वी वेटलैंड साइट डिक्लेयर हुई है। और ये जो जाता है आगे की तरफ श्रीनगर की तरफ रास्ता चल जाता है, उलर लेक वहाँ पर आपकी मौजूद है। अच्छा कुछ बात करते हैं इंडियन लेक्स की, तो इसमें दोनों आती हैं आपके आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो जैसे पेंगोंग सो लेक हो गई, सोमोरोरी हो गई, गोविंद सागर आपकी कैसे आर्टिफिशियल है, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो गई आपकी, हीराकुंड हो गई, चिल्का हो गई, निज़ाम सागर हो गई, नागार्जुन सागर हो गई, तुंगभद्रा रिजर्वियर हो गया, भद्रा रिजर्वियर हो गया, स्टैनली रिजर्वियर हो गया, कृष्ण राजा हो गया, भवानी सागर हो गया, ठीक है ना, लिंगमक्की सागर हो गया, गांधी सागर हो गया। तो ये कुछ आपकी क्या है साइट्स हैं, सॉरी लेक्स हैं, आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल। अच्छा बात करें अगर लद्दाख की तरफ चलते हैं, तो लद्दाख में आप जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये आपका अक्साई चिन्ह है। और मैंने कई बार बताया आपको कि मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना के साथ भारत की लगती है, पर कौन सी लगती है, अरुणाचल प्रदेश वाली। तो अगर बाहर वाली, जैसे भारत अपनी बाउंड्री मानता है, भारत जिस पे क्या करता है क्लेम करता है, वह है जॉनसन लाइन। वो कौन सी आपकी जॉनसन लाइन है, जो चाइना तिब्बत से आपकी कनेक्टेड होती है। ये अंदर वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये आपकी मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन है। अभी जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो यहाँ पर है, यहीं पे आपकी शोक रिवर है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है, काराकोरम पास है, दौलत बेग ओल्डी रोड यहीं से आपकी जा रही है, सियाचिन यहाँ पर है आपका। अच्छा तो ये है आपका इस तरफ है आपकी कौन सी मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और इस तरफ मैंने बता दी बाहर की तरफ जॉनसन लाइन है जो भारत मानता है जैसे, और अंदर एक लाइन है जैसे बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन, तो ये आप याद कर लेना। ये कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है ना, किसके साथ, चाइना के साथ हमारे। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत 1984 आई थिंक, जिसके तहत क्या कर दिया था, सियाचिन ग्लेशियर पे भारत ने कब्जा कर दिया था, हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला जाता है इसे, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो पूरा देखेंगे तो पूरा ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमने क्या बोला है, लद्दाख बोला है, और नीचे वाले पार्ट को हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। पर अगर रियलिटी में देखा जाएगा अभी तो गिलगिट बाल्टिस्तान ये रीजन अभी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। ये नीचे वाला जो पार्ट आता है इसे बोलते हैं आपका कौन सा, इसे बोलते हैं आपका आज़ाद कश्मीर बोला जाता है। कौन बोलता है, पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। ये नीचे वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आज़ाद कश्मीर बोलता हो।
ऊपर गिलगिट, नीचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया आपका। यहाँ पे नुब्रा वैली भी है, ये आप याद कर लेना। और यहाँ पे अक्साई चिन है आपका। डेप्सांगला पास यहाँ यहीं पर है आपका, डेप्सांगला पास। कराकोरम रेंज यहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर हो गया आपका। अच्छा, एक सक्सगाम रीजन था कि 1962 वॉर में जब आपका क्या हुआ था, चाइना ने इंडिया का पार्ट काफ़ी कब्जा दिया था, तो इस खुशी में पाकिस्तान ने एक रीजन जो सक्सगाम रीजन था, सक्सगाम वैली था, 1963 में गिफ्ट कर दिया था। ये आप याद कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे आप, यहाँ पर जो अफगानिस्तान वाला पार्ट लगता है इसे बोलते हैं वखान कॉरिडोर, तो ये आप याद कर सकते हैं। चाइना की तरफ जो हमारी बाउंड्री लगती है, जो अभी जहाँ पर आपकी सेना है क्या नो मैंस लैंड पे, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कंफ्यूज मत होना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की तरफ है और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का है आपका, पाकिस्तान की तरफ है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट फॉर द लेस देन 5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। हाँ, लेस देन 5 है, मतलब 2.4% के आसपास है लगभग अभी भारत का। अगर टोटल टेरिटोरियल एरिया देखा जाएगा, स्थलीय जो भाग देखा जाएगा, लगभग 2.4% के आसपास है पूरे विश्व का। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल बेसिस ऑफ द एरिया, और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड आपकी कंट्री है आफ्टर द चाइना। पर वो उसे भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर लेंगे आपके कुछ ही सालों में, 2026-27 तक हम क्रॉस कर लेंगे। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द इंडिया इज रफली 45%, 45% के आसपास नहीं, लगभग 30% के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास है। तो ये तो गलत हो जाता आपका, पहला सही लेस देन 5 है, सेकंड भी सही है आपका, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिखा हुआ इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया टोटल, अकाउंट फॉर द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, हैंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज द राइट। इट स्टैंड एट द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हैंस द स्टेटमेंट 2 इज द राइट। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड मतलब होता है जो आपकी लेटी हुई रेखाएं रहती है ऐसे में, और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे में। तो इस तरीके से विस्तार देखा जाएगा तो डिग्री में निकाल देंगे तो ये जो देखने मिलता है रफली दोनों जगह कितना, लगभग 30% के 30 डिग्री के आसपास है। द मेनलैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूड की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 24 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाता है। तो ये गलत हो गया आपका, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका रशिया, उसके बाद जो आता है फिर कनाडा, फिर USA, इस तरीके से याद करना, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर है USA, फिर फोर्थ यहाँ नीचे चाइना, फिर फिफ्थ आता है यहाँ पे ब्राज़ील, फिर छठवां आता है इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, फिर सातवां आता है भारत, फिर आठवां जो देश आता है वो इस तरफ है अर्जेंटीना, फिर नौवां जो आता है वो आता है आपका कजाकिस्तान, और 10वां जो आता है अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। तो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, ऐसे ऐसे गया इधर, मैप को दिमाग में रखा, रशिया, रशिया के बाद कनाडा, कनाडा से नीचे की तरफ आया USA, फिर सीधे सामने चले गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, और फिर मैं इस तरफ गया, इस तरीके से आप पैटर्न याद करना, S टाइप का बनता है ये, और फिर इस तरफ चले गया ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत की तरफ आ गया। बस यहीं तक याद करना होता है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म्ड हो जाता है, देखो पहले ये बन गया आपका, और इसके बाद ट्राइंगल फॉर्म्ड हो जाता है। उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, फिर चलेंगे नीचे, उसी तरफ जाना अपने इस तरफ, और फिर चले जाना अपने कहाँ, क्या बोलते हैं आपका, कजाकिस्तान की तरफ। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, किस मामले में, मैप को देखने के मामले में। दीजिए, साफ हो गया ना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसे आप जरूर याद कर लें, अच्छा मैप है। देखो जो आपका नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है वो आपका इंदिरा कॉल लद्दाख में, और जो आपका अगर मेन लैंड की बात की जाएगी तो वह है कन्याकुमारी साउथ में, तमिलनाडु में। तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर, नीचे से गिनते हैं ऊपर की तरफ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ। तो बीच में जो आप लगभग गैप देखेंगे 30 डिग्री का पड़ जाएगा फ़र्क। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, देखो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखते हैं, तो ये क्योंकि देखो आपका अगर भारत बोला जाएगा तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाएगा तो ईस्ट में आता है। तो इसे बोलते हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ है। और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं गुहार मोती, ये गुजरात में, और ईस्टर्न मोस्ट जो है वो किबुथु अरुणाचल प्रदेश है। अगर भारत की बात की जाएगी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, अगर मेनलैंड की बात नहीं की जाएगी, तो वो आपका निकोबार आइलैंड में आपका इंदिरा पॉइंट। तो सबसे ऊपर इंदिरा कॉल लद्दाख, और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट 20 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड में आपका मौजूद है। अगर भारत की लैंड बाउंड्री की बात की जाएगी तो लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है। वहीं अगर कॉस्ट लाइन की बात की जाएगी मेन लैंड की, ये वाली, ठीक है ना, तो ये लगभग 6,100 है। वहीं अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ दें आपका, तो ये लगभग हो जाती है आपकी 7516 या 7,516 किलोमीटर हो जाती है।
यही भारत के बीचों बीच आपकी ट्रॉफी ऑफ कैंसर निकलती है, कर्क रेखा, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो आपकी क्या है इंटरनेशनल सॉरी भारत की जो आपकी क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो भी याद कर लीजिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ये मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज से आपकी गुजरती है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। द स्ट्रेट ऑफ डोवर इज लोकेटेड, तो ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, बाकी के बारे में बात कर लेंगे। तो लिखा हुआ है स्ट्रेट इज नेचुरली फॉर्म नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट द टू लार्जर बॉडीज ऑफ द वाटर। स्ट्रेट ऑफ, याद रखना जितनी भी स्ट्रेट्स होती हैं या क्या करती हैं आपका, ये दो लैंड बाउंड्रीज को अलग करती हैं और वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात करें, नॉर्थ सी को जोड़ता है किससे, इंग्लिश चैनल से। ये आप याद कर लेना, किसके बीच में है, तो ये इंग्लैंड और किसके बीच में, आपका फ्रांस के बीच में, ये आप याद कर लेना। आगे लिखा मोस्ट कॉमनली इज द चैनल ऑफ द वाटर लाइज बिटवीन द टू लैंड मास। द डोवर स्ट्रेट ऑफ द डोवर इज अ vital maritime route in the western European region located in the narrow west part of the English Channel। अच्छा बाकी की बात भी कर ले तो बेरिंग स्ट्रीट आपके रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्ट्रेट आपके स्पेन और मोरक्को के बीच में, और स्ट्रेट ऑफ द ऑटरेंटो ये आपके इटली और अल्बानिया के बीच में। मैं सारा दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका यूरोप का मैप है, यहाँ पे आपका ब्लैक सी है, देख लीजिए। कुछ पार्ट जो आपका जैसे यूराल माउंटेन्स है, ये बाउंड्री बनाते हैं किसके बीच में, आपका एशिया और किसके बीच में, यूरोप के बीच में। तो कुछ यूरोपियन, रशिया ये वाला है, देखो ये रशिया वाला पार्ट है आपका, यहाँ से जो आ रहा है ये पूरा रशियन है, रशियन पार्ट है पूरा। ये सी ऑफ अजोव है यहाँ पर, या याद कर लेना, यहाँ पर बीच में ब्लैक सी, और ये क्रीमिया है, ये यूक्रेन के नीचे यहाँ पर क्रीमिया है, जिस पर अभी किसने मार रखा है अपना अधिकार, रशिया ने मार रखा है। तो ये ब्लैक सी, फिर सी ऑफ अजोव हो गया, ऊपर वाइट सी है, यहाँ पर आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी से नीचे आएंगे यहाँ पे मेडिटेरियन सी, अभी बता दूंगा यहाँ पे आपका कौन सा आ जाता है, ये सारा दिखा दूंगा। उसके बाद अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका इटली है, और इटली के यहाँ पर बगल में दिख रहा होगा अल्बानिया, तो यहीं पे आपका ऑटरेंटो स्ट्रीट यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका कौन सा, स्पेन, और नीचे आपका कौन सा, मोरक्को। यहाँ पर एक आपका क्या है, छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है जिब्राल्टर, ये यूके के कब्जे में, और यहीं पे आपका क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रीट है। ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, ऊपर जाएंगे यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है, ऊपर नॉर्थ सी है, और यहीं पर यूके और फ्रांस के बीच में आपको जो देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ डोवर देखने को मिलती है यहाँ पर, ये आप याद कर लीजिए। अटलांटिक ओशन पूरा पार्ट है, नॉर्थ सी बता दिया। यहाँ पे आपके बाल्टिक नेशन है 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पे नॉर्थ सी, और ऊपर जाएंगे तो नॉर्वेन सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर, यहाँ पर इटली और अल्बानिया के बीच में ऑटरेंटो, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बीच में यहाँ पे डोवर, और जो आपका बोल सकते हैं रशिया और यूएसए के बीच में अलास्का की तरफ है, तो वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। नॉर्वेन सी याद कर लो, ठीक है ना। आपका कैल्टिक सी याद कर लो, ये आपका जो आयरलैंड है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और नॉर्थ सी यहाँ पर हो गया आपका, ये याद कर लो। और क्या याद कर सकते हो, बे ऑफ बिस्के स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पर, और मेडिटेरियन सी यहाँ पर याद कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लैक सी है, सी ऑफ ओजो बीच में। चलिए यहाँ पर देखेंगे, देखो तो सी ऑफ ओजो ब्लैक सी, फिर आता है बॉस्फोरस स्ट्रीट, यहाँ पे फिर आता है डार्डेनियल सी आता है, फिर आता है आगियान सी, ये बिल्कुल ग्रीस और टर्की के बीच में, फिर आइनन सी आता है इटली और ग्रीस के बीच में। मेडिटेरियन सी हो गई आपकी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल। अच्छा यहाँ पे आपका कौन सा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ सी है ना, तो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यहाँ पर नॉर्थ आयरलैंड, यहाँ पर लगता है आपको कौन सा, नॉर्थ चैनल बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्थ चैनल, ये याद कर लीजिए। कैल्टिक सी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। नॉर्वेन सी बता दिया, डेनमार्क स्ट्रीट यहाँ पर हो गई। अब बोलोगे डेनमार्क यहाँ कैसे आ गया, डेनमार्क तो यहाँ पे कंट्री, डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है आपका कौन सा, ग्रीनलैंड, उसी के नाम पे, तो यहाँ पे डेनमार्क स्टेट, कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कंफ्यूज करने के लिए देगा। नॉर्वेन सी याद कर लोगे, नॉर्वे की तरफ है आपका बैरेंट सी आता है, रशियन फेडरेशन के ऊपर बैरेंट सी है, यहाँ पे वाइट सी है बीच में, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है पर यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये आपका बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी बता दिया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बता दिया, आइनन सी बता दिया, ठीक है, और कुछ है बताने के लिए, डार्डियन बता दिया, आगियन बता दिया, बोस्फोरस स्ट्रीट बता दिया, कैस्पियन सी बता दिया, तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे कारा सी है ऊपर ही की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, तो ये बता देता है। अच्छा ये देखो, ये कैल्टिक सी है और ये आयरिश सी है यहाँ पे, और यहीं पर आपको देखने मिलता है क्या, नॉर्थ स्ट्रीट, ये ठीक है ना। और ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ सी हो गया, और कुछ है बताने के लिए नहीं। अच्छा यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बनता है, एक इंग्लैंड है, एक आपका वॉल्स है, इंग्लैंड कैपिटल आपकी लंदन है, वॉल्स कैपिटल आपकी कार्डिफ है, और एक आपका स्कॉटलैंड आता है जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है। ये तीनों मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, किसका, ब्रिटेन का। जैसे इसके साथ नॉर्थ आयरलैंड मिलता है, आयरलैंड का जो भाग है ऊपर वाला,
ये आपका इंडिपेंडेंट है, इसकी कैपिटल बेलफास्ट। ये चारों मिलते हैं तो अब आपका यूके बन जाता है। नीचे वाला जो पार्ट है आयरलैंड है, जिसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं, इसकी कैपिटल डबलिन में है। तो ये आपके स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पर देख लीजिए, फ्रांस और किसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में, यूके के बीच में। नॉर्थ सी बता दिया, आयरिश सी बता दिया, कैल्टिक सी बता दिया, नॉर्थ स्ट्रेट बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन बता दिया, नीचे इंग्लिश चैनल हो गया आपका। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था किसकी, बेरिंग स्ट्रीट की। बेरिंग स्ट्रीट आपका रशियन फेडरेशन को आपका यूएसए से अलग कर देता है। यूएसए का पार्ट है आपका कौन सा, अलास्का। यही बीच में बेरिंग स्ट्रीट दिखेगी, जो आपका क्या करती है, जोड़ती है चुकची सी को किससे, बेरिंग सी से। ये याद कर लो। यहीं पर आपको एक सीरीज ऑफ आइलैंड देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं अलातूनियन, एल्यूटूनियन या एलुटियन आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना। एक पेपर में पूछा हुआ था, कामचाट का पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला जो होता है तीन तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ रहता है। तो कामचाट का पेनिनसुला किसका पार्ट है, रशिया का पार्ट है। यहीं पे आपका कोलियामा माउंटेन्स देखने को मिलेगा। ईस्ट साइबेरियन सी इस तरफ है। यहाँ पे ब्यूफोर्ड सी है कनाडा के ऊपर, और अलास्का के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है अलास्का में, इंपॉर्टेंट है। सीवर्ड पेनिनसुला हो गया आपका, गल्फ ऑफ अलास्का नीचे की तरफ है, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और कुछ बेरिंग स्ट्रेट चुकची सी बता दिया, बेरिंग सी बता दिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग ओशन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ओयासियो करंट, कैनरीज करंट, कैलिफोर्निया करंट, अलास्का करंट, विच ऑफ द अमंग द कोल्ड। अब मैं देखो कैसे याद करता हूँ, एक है ओके याद कर रखा, ओयासियो और क्यूरूशियो। तो ऊपर से जो आ रही है वो ठंडी होती है, नीचे से जो आ रही है आपकी कैसी है, ये जापान में, जापान की तरफ है। तो ऊपर से जो आ रही है ठंडी है, नीचे से जो आ रही है क्यूरूशियो वो आपकी कैसी गर्म है। इसका भी मैं बता दूंगा। होता क्या है, जैसे आपकी ये पृथ्वी है ना, तो जो आपके पोलर साइड से आती हैं तो वहाँ से ठंडी निकलती हैं, और जो बीच से आती हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है, तो यहाँ से जो आती हैं ऊपर नीचे की तरफ, क्योंकि जापान यहाँ पर है कहीं पे, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो आएगी वो गर्म होगी, नीचे की तरफ जो जाएगी वो कैसी होगी आपकी, ठंडी होगी। मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो ओयासियो आपकी ठंडी है, तो ओयासियो तो बिल्कुल ठीक है कि आपके ओयासियो ठंडी है। तो जहाँ पे 2 होगा वो आंसर बनेगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर है। तो तीसरा तो पहले क्या कर दोगे, कट डाउन कर दोगे, ठीक है। दूसरा जो मैं याद करता हूँ, अलास्का। अलास्का अगर देखोगे तो मैंने अभी मैप में दिखाया था, अलास्का आपका किस तरफ, इस तरफ है। तो अलास्का जो देखने को मिलता है आपका, वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, क्योंकि अलास्का ऐसे जाता है ना घूम के ऐसे, तो यहाँ पर अलास्का, अलास्का ऊपर की तरफ जाती है, ये करंट जो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये आपकी कैसे गर्म है। तो ये तो ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब पांचवा नहीं हो सकता, तो ये भी आपका क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब या तो फर्स्ट 2 4 हो गया, या 2 3 4 होगा। तो पहले को देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करें, और एक तीसरे को देखेंगे कैनरीज करंट की। तो ये वाला आंसर को, ये तो ये वाला होगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की अगर बात करें, अटलांटिक ओशन का ऊपर की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है आपकी, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ये वार्म हो जाती है। तो आंसर जो बनेगा 2 3 4 बनेगा। चलो मैं याद करना सिखा देता हूँ आपको। तो आंसर बनेगा 2 3 4। अच्छा, ओशन करंट कैन बी क्लासिफाइड एज द कोल्ड एंड द वार्म ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। कोल्ड करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, हमबोल्ट पेरू करंट बोलते हैं, जैसे कैलिफोर्निया करंट हो गया, कैनरीज हो गया, ओयासी हो गया, लेब्राडोर हो गया, फॉकलैंड हो गया, सबको दिखा दूंगा अभी। वार्म्स करंट की बात करें, गल्फ स्ट्रीम हो गई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, अलास्का हो गई, क्यूरिशियो हो गई, अग्लोहास हो गई, ब्राजीलियन हो गई, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया। अब ओशन करंट के बारे में बात कर लेते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना, मैं सिखा दूंगा अभी आपको कैसे करना है, बस लोकेशन याद होनी चाहिए। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। द ओशन करंट मे बी वार्म और द कोल्ड, दोनों तरीके की हो सकती है। जनरली द वार्म करंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर, ये कहाँ पर होती है, जो आपकी भूमध्य रेखा होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी गर्म, क्यों होंगी भाई, क्योंकि वहाँ पे गर्म होता है, सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, सीधी पड़ती है। एंड मूव्स टुवर्ड द पोल्स, और किस तरफ जाती है आपका, पोल्स की तरफ जाती है। तो कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर एंड द हाई लैटिट्यूड्स, ये कहाँ से होती है, पोल से आती है, हाई लैटिट्यूड से आती है। तो वहाँ पर पानी कैसा होता है आपका, ठंडा होता है, तो वहाँ से निकलता है आपकी कोल्ड करंट। अगली क्या था, टू ट्रॉपिकल और द लोअर लैटिट्यूड्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता, जहाँ पर आपकी कोल्ड करंट और आपकी बोल सकते हैं वार्म करंट मिलती है ना, तो वो जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे मिक्स्ड वाटर होता है, और वहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर होता है बेहतर होता है, और यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी अच्छे, या मत्स्य पालन बहुत अच्छे तरीके से आपका चलता है, ये याद कर लेना, अच्छी जगह होती है मछली पालने के लिए। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरियाज वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सीज अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थन अमेरिका आर द सच एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखो कैसे याद करेंगे। बीच में तो आपका इक्वेटर है ना, यहाँ पर इक्वेटर है, और इस तरफ क्या आपके पोल्स हैं। तो जो अब देखो किस तरीके से याद करना है, पहली चीज़ करनी है कि अगर मैं ऊपर वाले की बात पहले नीचे से करते हैं, नीचे कम है, तो पहले आपको जो ऊपर की तरफ दिख रही है बाएं हाथ की तरफ, बाएं और दाएं, तो जो भी कॉन्टिनेंट है, जैसा आपका ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, पहले इन तीनों को याद करो। तो आपका बाएं तरफ जो होंगी वो ऊपर की तरफ जा रही होंगी, कहाँ जा रही होंगी, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो जा रही होंगी, तो मैंने बता दिया यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नीचे की तरफ जो, अगर देखो साउथ हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ आएंगी वो कैसे होंगी, वार्म,
और जो ऊपर की तरफ जाएंगी वो कोल्ड होंगी। तो पेरू जो है ऊपर की तरफ जा रही है। पेरू कहाँ पे, यहीं पे तो आपका पेरू और चिली यहीं पर तो है आपकी कंट्रीज। तो पेरू जो है वो बाईं तरफ है देश, और वो जाता है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाती है कोल्ड। इस तरफ आ जाए राइट साइड में, ब्राज़ील है इस तरफ, ब्राज़ील वाली नीचे की तरफ आती है। कहाँ आती है, नीचे की तरफ। कहाँ की तरफ है, राइट साइड की तरफ। चाहे ऐसे याद कर लो, पहले पहले साउथ हेमिस्फीयर में बाईं तरफ की याद करो, पेरू याद कर लोगे ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठंडी होगी। फिर आपका जो आता है बेंगवाला, ये अफ्रीका की तरफ आती है, बेंगवाला ये ऊपर की तरफ जाती है, कैसी होगी, कोल्ड होगी। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाओ, कैसी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, बाईं तरफ है, तो कैसी होगी आपकी, ठंडी होगी। अब आ जाओ गर्म पे, ब्राज़ील की तरफ से नीचे आती है क्योंकि राइट साइड में देश है, ब्राज़ील से नीचे की तरफ आती है, तो ब्राज़ीलियन जो आपकी क्या है, करंट है, वार्म करंट है। अच्छा, अफ्रीका की तरफ दो आती है, एक का आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, जैसे बोलते हैं केप अगुलहास, यहाँ पर है वो केप, जो आपका क्या है, गुड होप्स है, उससे भी नीचे है। तो अगुलहास जो नीचे की तरफ आ रही है, राइट साइड से नीचे की तरफ आ रही है, अगुलहास क्या है ये याद कर लेना कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जैसे इंदिरा पॉइंट है किसका, भारत का, वैसे आपका कौन सा, अगुलहास है। तो इस तरीके से याद करना, नीचे की तरफ आ रही है तो ये कैसी होगी आपकी, गर्म होगी। और एक यहाँ पर क्या आपका मोजाम्बिक चैनल, ये मेडागास्कर आइलैंड है आपका, और यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल लगा हुआ है बीच में, ठीक है ना। यहीं पे आपका कौन सा देश है, मोजाम्बिक देश है। तो नीचे की तरफ आ रही है तो कौन सा आपका, मोजाम्बिक। आपकी क्या ये कैसी करंट है, वार्म करंट है। और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट की तरफ से मतलब राइट साइड में, तो ये कैसी होगी आपकी, गर्म होगी। आसान हो गया याद करना। अब चलते ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलेंगे तो अब आपको पता है ये इक्वेटर है, ऊपर की तरफ जो जाएंगी, ऊपर की तरफ जो जाएंगी वो कैसी होंगी आपकी, गर्म। और नीचे की तरफ जो उतर रही होंगी वो कैसी होंगी, ठंडी। तो ऊपर से चलते हैं, देखो ऊपर से चलेंगे तो किस तरीके से, देखो ग्रीनलैंड से आ रही है तो ठंडी होगी। ऊपर लेब्राडोर, ये वाला क्षेत्र जो है लेब्राडोर है, लेब्राडोर ठंडी है, कुत्ते के नाम पे याद कर लो, ठंडा। नीचे से आती गल्फ स्ट्रीम, कौन सा थी, गल्फ स्ट्रीम, कैसी है, गर्म। अलास्का क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, कैसी है, गर्म। कैलिफोर्निया क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, कैसी, ठंडी। कैंड्री नीचे की तरफ उतर रही, कहाँ पे, अफ्रीका में, कैंड्री कैसी, ठंडी। नॉर्वेयन ऊपर की तरफ जाती, ग्रीनलैंड का उल्टा है, ग्रीन नीचे की तरफ आ रही है तो ठंडी है, नॉर्वे ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसी आपकी, गर्म है। और इसे मैंने ओके से याद कर रखा है, ओयासियो और क्यूरिशियो को, तो ओयासियो नीचे की तरफ उतर रही है तो कैसी है, ठंडी, और क्यूरिशियो ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसी है, गर्म है। तो ये तो पहले जो आपकी कैसी है, ब्लू और रेड, इन्हें याद कर लो। फिर से बोल देता हूँ, पेरू याद कर लोगे लेफ्ट साइड में, मैंने नीचे वालों को बेहतरी से याद कर रखा है। ब्राज़ील आपकी गर्म, बेंगवाल आपकी ठंडी, मोजाम्बिक अगुलहास आपकी गर्म, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आपकी ठंडी, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आपकी गर्म। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएंगे, अलास्का आपकी गर्म, कैलिफोर्निया आपकी ठंडी, एसी से याद कर लेना। गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाती है गर्म, लैब्राडोर नीचे की तरफ आती है ठंडी, ग्रीनलैंड ठंडी, नॉर्वेन ऊपर की तरफ जाती है गर्म, कैंड्री नीचे की तरफ आती है अफ्रीका से, अफ्रीकन जो आपका क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका है, तो उस तरफ आती है तो कैसी है, ठंडी। जापान की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाती है क्यूरिशियो तो गर्म, नीचे की तरफ आएगी तो ओयाशियो आपकी ठंडी। अच्छा, बाकी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें ज़्यादा याद करने की जरूरत, पहले इतना याद कर लो आप, ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चार धाम यात्रा। क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ तो मुझे पता है कि चार धाम में मानसरोवर नहीं आता, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये दो जगह से की जाती है। एक की जाती है आपका कहाँ से, एक जम्मू एंड कश्मीर से की जाती है, और एक की जाती है उत्तराखंड से। बात समझ में आई। और जो जम्मू एंड कश्मीर, अगर चाइना से परमिशन, जैसे एक बार चाइना ने परमिशन दिया था, तो वो रूट थोड़ा सा आसान है जो कश्मीर होते हुए जाता है, उत्तराखंड वाला थोड़ा सा टफ है। तो मानसरोवर यात्रा, इस मानसरोवर आप जानते हैं झील है, लद्दाख की तरफ है, तिब्बत की तरफ है, आप याद कर सकते हैं। बाकी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, ये चौथा जो आपका डेस्टिनेशन आता है, ये चार धाम बोले जाते हैं। तो आंसर जो बनेगा जो उसका पार्ट है मानसरोवर। तो पढ़ लेते, देखो लिखा हुआ है, चार धाम प्रोजेक्ट की अगर बात करें, परियोजना की बात करें, तो लिखा हुआ इट इज़ अ प्रोग्राम दैट टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है ना। और इसके मिनिस्टर कौन है, आपके नितिन जयराम गडकरी। फॉर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट, चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री इन उत्तराखंड। तो चौथा तो ऑप्शन नहीं बनेगा। कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की, रोड से कनेक्ट करना है, 12,000 करोड़ का है। इट इन्विजाक्स इंप्रूवमेंट एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द 889, लगभग 900 किलोमीटर। इसमें क्या करना था आपको, नेशनल हाईवे से जोड़ना था, ऑल वेदर रोड थी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आता है, PWD आता है, यूके PWD। दूसरा आता है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आती है आपकी, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, NHIDCL। अच्छा, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन EPC मोड। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, तो देहरादून से कई रास्ते हैं, जैसे धरासू बैंड होते हुए, बड़कोट होते हुए खरसाली पहुँचे तो यमुनोत्री जाया जा सकता है, नज़दीक है देहरादून से। दूसरा आता है गंगोत्री, तो ये भी आपका काफ़ी नज़दीक है, उत्तरकाशी होते हुए, हरसिल होते हुए गंगोत्री पहुँचा जा सकता है। जो सबसे टफ रूट माना जाता है वो केदारनाथ का माना जाता है, ठीक है ना, लगभग 20 किलोमीटर तो ऊपर चढ़ने के लिए पैदल।
तो ये ऋषिकेश होते हुए, दो बाटा होते हुए, आपका गौरीकुंड होते हुए आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, और अगस्त्यमुनि से मुड़कर भी आप गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुंच सकते हैं। अगर बद्रीनाथ की बात की जाए, ऋषिकेश, हरिद्वार से होते हुए, श्रीनगर होते हुए, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोविंद घाट, या अगस्त्यमुनि से होते हुए भी जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और यहीं पर ओली वगैरह, यहाँ से क्या आपका बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। यहीं पर आपका वैली ऑफ फ्लावर है, हेमकुंड साहिब भी यहीं पे है। बद्रीनाथ जो आपका चमोली की तरफ है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग की तरफ है, और ये दोनों जो गंगोत्री यमुनोत्री आते हैं ये उत्तर काशी की तरफ है। मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको, ये आपका रूट है, ठीक है ना। तो ये आपका देखो, यहाँ पर देखेंगे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ आपका कहाँ है, चमोली में। केदारनाथ लगता है रुद्रप्रयाग में। बाकी यमुनोत्री हो गया, और दूसरा हो गया कौन सा आपका, गंगोत्री। गंगोत्री दिख रहा है, यमुनोत्री हो गया उत्तरकाशी में, ठीक है ना। गंगोत्री भी यहीं पे है, लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, गोविंद पशु विहार यहीं पे आपका देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, उत्तरकाशी में। आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा चमोली में। नीचे की तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नैनीताल की तरफ है। राजा जी नेशनल पार्क आएंगे तो ये देहरादून की तरफ है, हरिद्वार की तरफ लगता है, तो ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट काउंसिल। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो ये आर्टिकल के थ्रू आपका इसका जिक्र हो जाता। इट रिप्लेस द हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन द फाइनेंशियल मार्केट, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये रिप्लेस हुई है आपकी हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन द फाइनेंशियल मार्केट में। अच्छा, इसको चेयर करता है आपका गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं। चेयर जो करता है इसे करता है फाइनेंस मिनिस्टर। गवर्नर जो होता है रिजर्व बैंक का, वो आपका क्या होता है, मेंबर होता है। अभी कौन है, निर्मला सीतारमन है आपकी, तो ये चेयर करेंगी सीतारमन। तो आंसर कौन सा बनेगा, तो थर्ड तो गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट भी गलत लिखा है, सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC कॉन्स्टिट्यूटेड इन द दिसंबर 2010। कब बनी थी, 2010 में। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही आर्टिकल के थ्रू ना ही एक्ट के थ्रू ये बनी है, ठीक है ना। इट रिप्लेस बाय द हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन द फाइनेंशियल मार्केट, तो ये बिल्कुल सही है। चेयरमैन जो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मतलब अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, तो गलत है कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंबर जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी आ जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिसे बोला जाता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, चेयरमैन आते हैं सेबी के, PFRDA के और इरडा के। रिसेंटली द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द FSDC प्रोग्राम, तो ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द घड़ियाल। घड़ियाल आप जानते हैं, ये जो आपका आता है मगरमच्छ की फैमिली से आता है, पर इसका जो क्या होता है, मुंह होता है काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, सुराईदार होता है। तीन चीज़ें आपको पढ़ने, एक तो ग्लैडिएटर होता है आपका, ग्लैडिएटर ही बोलते हैं शायद से, ग्लैडिएटर होता है। इसका थोड़ा सा जो मुंह होता है वो चपटा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, यू टाइप का होता है, यू शेप का। उसके बाद आपके क्रोकोडाइल्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स का मुंह होता है V शेप का, ऐसा। और तीसरा आता है आपके घड़ियाल, घड़ियाल का जो होता है ऐसा होता है, ऐसा पतला सर, ऐसा सुराईदार होता है, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है घड़ियाल के बारे में, भारत में होता है ये। इट इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट, तो बिल्कुल सही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है ये। इट इज शेड्यूल फर्स्ट स्पीसीज अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, बिल्कुल सही है। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये एक दिन पढ़ा दूंगा आपको। इसमें ये लिखा रहता है कि किसको आप मार सकते हैं, किसको नहीं मार सकते हैं, किसको मारने पे जेल होगी, किसको मारने पे आपको क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, इस तरीके से होता है। जैसे आपने अगर मच्छर को मार दिया तो शेड्यूल फर्स्ट में नहीं करेगा, आपको जेल नहीं होगी। पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको मारने पे क्या आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, बिल्कुल सही है, 1972 में। और इसका आंसर जो बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपके सही है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो कि घड़ियाल, गैवियल ऑफ द फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। कंजर्वेशन, IUCN रेड लिस्ट जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है, रेड लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये आपका फॉल करता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1972 में, उसके तहत इसे सिक्योर किया गया शेड्यूल फर्स्ट में। प्रोटेक्टेड एरियाज के जो है नेशनल चंबल सेंचुरी आपकी है, आपका एक आता है कैटरनी घाट, कार्तिनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाया गया था आपका 1975 में, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना, 75 में। हैबिटेट देखें तो फॉरमोस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ये रहता है, फ्लोइंग रिवर में रहता है, और साफ पानी में ये पनपता आपका रहता है, ठीक है ना, खराब पानी में जिंदा नहीं रहता। तो आपने देखा होगा इसका मुंह जो बिल्कुल कैसा है, सुराईदार है ऐसे। तो ज़्यादा बड़े जानवरों को नहीं खा सकता, छोटी छोटी मछलियाँ खाता है, मछलियाँ वगैरह खा लेता है। जैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ है, तो बड़े बड़े जानवर भी खा सकता है, ये नहीं खा पाता। सैंडपैक दैट दे यूज फॉर द बास्किंग एंड द बिल्डिंग द नेस्ट। इंडिया में कहाँ, गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर, रामगंगा रिवर, ये मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी नदी है वहाँ पर पाया जाता है। नेपाल की अगर बात करें, राप्ती नारायणी रिवर में ये पाया जाता है।
IUCN की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर द नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN बोला जाता है। 5 अक्टूबर 1948 को बना था, फॉन्टेनब्लेउ फ्रांस में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। मेंबर लगभग 1400 है और इसके डायरेक्टर जनरल है ब्रूनो ओब्रे हैं और जान सिंजैंग ये प्रेसिडेंट है। तो ये आप याद कर सकते हैं। इसी की एक लिस्ट आती है जिसे बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट, थ्रेटेंड स्पीसीज की होती है, 1964 में पब्लिश हुई थी, पर इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम लंदन में देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ लिस्ट होती है, तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है, पर उसका कहाँ है, ग्लैंड में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड में। इसका कहाँ है आपका, लंदन में, यूके में। अच्छा, कुछ आपकी लिस्ट होती है जैसे एक्सटिंक्ट, जो आपकी क्या हो गई, विलुप्त हो गई है। एक होती है एक्सटिंक्ट जैसे EX से दिखाया जाता है, एक होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगलों से खत्म हो गई, उन्हें कहाँ रखा गया है, चिड़ियाघरों में या कंजर्व करके रखा हुआ है। थ्रेटन मतलब जिन पे क्या खतरा है। एक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मतलब भविष्य में जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। इंडेंजर्ड आती है, वॉनरेबल, ये 3 कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। इन्हीं के आधार पर काम किया जाता है मेनली, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वॉनरेबल, ठीक है ना। एक लो रिस्क पे होती है, नियरली थ्रेटन्ड होती है, कंजर्वेशन डिपेंडेंट होती है, लीस्ट कंसर्न होती है। कुछ अदर कैटेगरीज भी आती है जिसमें डाटा डेफिशिएंट होता है, उनके बारे में पता नहीं होता या फिर उनको इस सूची में नहीं रखा होता। तो बात करें तो देख लीजिए EX EWCR, तो मैंने बताया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो पर सबसे पहले एक्सटिंक्ट आता है आपका, फिर मैंने एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया था, ठीक है ना। फिर मैंने क्रिटिकल बताया था, फिर वॉनरेबल बताया था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर वॉनरेबल बताया था, ठीक है ना। फिर मैंने बताया आपका लीस्ट कंसर्न बताया था, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो इसे आपका GX से लेके G5 तक आपका क्या करते हैं, G4 और G5 जो आपका आता है सिक्योर में आता है ग्रीन कलर में, GH से लेके G3 तक आपका एट रिस्क में होता है, और GX जो होता है वो प्रिज्यूम्ड होता है कि वो खत्म हो गई है। एक्सटिंक्ट की बात करें, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द स्पीसीज इज नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो चुकी है, अब नहीं है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड सर्वाइव्स ओनली इन द कैप्टिविटी, कल्टिवेशन ऑफ द आउटसाइड नेटिव रेंजेस एंड द प्रिज्यूम्ड आफ्टर द एक्सॉस्टिव सर्वेज, खत्म हो चुकी है, पर केवल कहाँ पर सिक्योर कर रखा है उन्हें, मतलब कंजर्वेशन में, ठीक है ना। अच्छा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इट पर्टिकुलरली एंड द एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट में होती है। इंडेंजर्ड की बात, वेरी हाई रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, मीट एनी ऑफ द क्राइटेरिया A to E फॉर द इंडेंजर्ड। वॉनरेबल कंडीशन बोले, मीट वंस ऑफ द 5 रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड दस कंसिडर्ड टू बी द हाई रिस्क ऑफ द अननेचुरल ह्यूमन कॉस्ट, मतलब इंसानों द्वारा उन्हें मारा जा रहा है, एक्सटिंक्शन विदाउट द फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन। नियरली थ्रेटन में आता है, क्लोज टू बीइंग एट द हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। लीस्ट कंसर्न में आता है, अनलाइकली टू बिकम द एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जिन पे कोई खतरा नहीं है भविष्य में। कुछ डाटा डेफिशिएंट आता है, नॉट एवेल्युएटेड ये आपका आ जाता है, जो उसमें आपके कवर नहीं होते। अच्छा, आर्कटिका एम सैटेलाइट रिसेंटली इन द न्यूज़ विल बी लॉन्च बाय द, ये 2021 मार्च के आसपास हुआ था, रशिया ने इसे छोड़ा था। और ये आर्कटिक जो आपका रीजन है, आर्कटिक जो आपका सर्कल है, उसे आपका कवर करने के लिए था। ये कोई आपका याद रखना, कोई आपका बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट नहीं है, जैसा आपका अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक नहीं। आर्कटिक सर्कल में कई सारे देश फॉल कर देते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको। तो लिखा आर्कटिका M सैटेलाइट, इट विल लॉन्च्ड बाय द रशिया, तो ऑप्शन 3 इज द राइट, टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट and the environment. It is a remote sensing and the emergency communication satellite. It will gather the meteorological data for the polar region of the earth, which will allow improving the weather forecast. It will enable the scientists to study the climate changes better. तो ये देख लीजिए, न्यूज़ थी कि आर्कटिक क्लाइमेट पर नज़र रखने के लिए रशिया पहला आर्कटिक M सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अच्छा, बात करें तो ये आपका आर्कटिक सर्कल, इसमें कनाडा का कुछ पार्ट आ जाता है, ग्रीनलैंड का कुछ पार्ट आ जाता है, आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री जो आपकी उनका कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है ना, रशिया का कुछ पार्ट आ जाता है। तो ये आपका आर्कटिक सर्कल है। यहाँ पर मैंने बताया था ना, बेरिंग सी है आपका, चुकची सी है आपका, बेरिंग स्ट्रीट यहाँ पे लगता है, तो याद रखना चुकची सी अंदर की तरफ, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है, जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ठीक है ना, पृथ्वी का, जैसे पृथ्वी है ना, तो ऊपर वाला पार्ट है, उससे ऊपर से दिखा रखा है। अच्छा, भारत के कुछ मिशन है क्या आर्कटिक ओशन की तरफ, उसमें यानी कि रिसर्च के लिए, तो हाँ बिल्कुल है, हमारा एक मिशन है जिसका नाम है हिमाद्री मिशन। तो ये आर्कटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपका लोकेटेड है, यहाँ कहीं पर है यार, यहाँ कहीं पर है साइड से, ठीक है ना। तो इंडिया का हिमाद्री रेंज ऑफ द हिमालयाज, और टाइप इसका पोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो है नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसे NCPOR बोलते हैं, ठीक है ना, नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च। पूछा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर का वास्को डी गामा गोवा में। वास्को डी गामा आप जानते हैं जिन्होंने भारत की खोज की थी बोला जाता है, पर एक शहर का नाम है वहाँ पर, जो सबसे बड़ा शहर है किसका, गोवा का। और ये बना था आपका 25 मई 1998 को, और इसके डायरेक्टर अभी कौन है, M रविचंद्रन है, और एक गवर्निंग काउंसिल है आपकी। अच्छा, इसी तरीके से आपका आर्कटिक प्रोग्राम आर्कटिक की तरह देखो कैसे याद करना, मैंने याद कर रखा है, हिमालय आपका उत्तर की तरफ है, और उत्तर की तरफ आपका आर्कटिक लगता है, तो मैंने हिमाद्री ऐसे याद कर लिया। इंडियन आर्कटिक, अगर अंटार्कटिक प्रोग्राम की बात करेंगे नीचे की तरफ,
तो उसमें यही थे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जिसने ये चलाया था मिशन, वो था नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया वास्को डी गामा में। तो और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ साइंस। कौन मिनिस्टर आपके, तो इसके मिनिस्टर आपके कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो 1981 से हम वहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं अंटार्कटिका में, ठीक है ना। वहाँ के लिए क्या हो रखी है, अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हो रखी है, उसी टाइम पे भी थी आई थिंक। और अंटार्कटिक ट्रीटी में ये था कि अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी देश आता है अंटार्कटिका में, तो वो केवल रिसर्च के लिए आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपना क्या बता रहा है कि ये क्षेत्र मेरा है, बाकी जगह तेरा नहीं होगा बोल के। तो हमने जो पहला चलाया था 1983 के आसपास चलाया था, दक्षिण गंगोत्री चलाया था उस समय। क्या चलाया था, मिशन का नाम था दक्षिण गंगोत्री, हमारा पहला इनिशिएट था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसे मैत्री के द्वारा बदल दिया गया, मैत्री चला था फिर सेकंड वाला 1989 में, और जो अभी हाल फिलहाल में काम कर रहा है वो 2012 का आपका भारतीय है। तो आप याद कर लेना, मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने ऐसे याद कर रखा है DMB, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और आपका कौन सा, भारती। 1983, फिर 6 साल बाद 1986, ठीक है ना, 1986 और फिर 1989, 6 साल बाद ना 1989 और 2012, इस तरीके से DMB। और ऊपर की तरफ कौन सा, हिमाद्री का आपका आर्कटिक की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ठिकरी पहरा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपने सुना होगा कि ये हरियाणा पंजाब की तरफ एक काला कच्छा गैंग चलता था जो लूट खसूट करता था, ठीक है ना। तो वहाँ की क्या थी, जो पंजाब की लोकल पुलिस थी, पंजाब और हरियाणा की लोकल जो पुलिस थी, उसने क्या कि लोकल्स के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्हें ट्रेंड किया, जो लोकल आपके थे गांव के, उन्हें ट्रेंड किया, क्योंकि ये काला कच्छा गैंग क्या करता था आपका, काफ़ी ज़्यादा लूट खसूट करता था, तो काफ़ी आतंक था इनका। तो पुलिस ने मदद की लोकल्स की, लोकल्स को ट्रेंड किया, और एक क्या बनाया आपका, ठिकरी पहरा नाम से क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये क्या करता था कि जो गांव है, गांव में क्या करता था रात के टाइम, क्योंकि मेनली जो आपका क्या होता है चोरी चकारी होती है और रात के टाइम पे होती है, तो उस समय क्या सिक्योरिटी देता था। तो ये एक टाइप का क्या आपका कम्युनिटी पुलिस थी, क्या थी, कम्युनिटी पुलिसिंग थी। तो ये आप लिख सकते हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ, देख लीजिएगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द कम्युनिटी पुलिस प्रैक्टिसाइज इन द पंजाब एंड हरियाणा। इट मेड अ कम बैक आफ्टर द मोर देन द 2 डेकेड्स। ये फिर से आपका क्या एक्टिवेट हुआ है, अभी की बात है, 2021 के आसपास की बात है। कम्युनिटीज गार्डेड देयर विलेजेस इन द आफ्टर मैथ ऑफ द टेररिस्ट मूवमेंट। टेररिस्ट मूवमेंट कौन सा है, ये आपका इनफेमस काला कच्छा जो आपका गैंग है उसके खिलाफ है। मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको, देखो ये आपके ठिकरी बहरा के कुछ लोग, और इनको ट्रेंड किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस ने इन्हें ट्रेंड कर रखा है। रात के टाइम पे क्या करते हैं सारे लोग, कुछ जैसे जैसे आपका क्या होता है बोलते हैं शिफ्ट लगती है, प्रत्येक परिवार से क्या लगती है, लोगों की शिफ्ट लगती है कि रात को क्या देंगे, पहरा देंगे, ताकि लूट खसोट से बचाया जा सके। और ये पुलिस है, पुलिस ने ये पकड़े हुए हैं आपके काला कच्छा गैंग के लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सब्सक्राइब का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको और नोटिफिकेशन दिखाएगा, बेल आइकन दिखाएगा, बेल आइकन को प्रेस करना, और नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। और फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी आपकी क्या होती है वीडियोज़ है, वहाँ का जो होती हैं आपकी यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं उनका लिंक मैं कहाँ पे शेयर कर देता हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।